कि अब इसके बाद से सरकार यानी कि हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन सभी मिलकर सत्ता में आ गए हैं, तो अब जनता के जितने भी वादे हैं, जो उन्होंने जो भी मुद्दे उठाए थे, उन पर काम भी शुरू हो जाएगा। और इसकी झलक हमने एक दिन पहले यानी कि पिछले दिन देख ही ली थी, जब हमने इस पर चर्चा की थी कि किस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जेएमएम के महासचिव की तरफ से, और उन्होंने तमाम मुद्दों पर केंद्र सरकार को घेरा, अपनी बात रखी कि कैसे सरकार की तरफ से सारी योजनाओं पर काम पूरा हो चुका है, लेकिन केंद्र सरकार उसमें अड़वंगे लगा रही है, महिलाओं को राहत नहीं मिल पा रही है उसकी वजह से, क्योंकि केंद्र सरकार योजनाएं पूरी नहीं होने दे रही, यानी केंद्र सरकार का जो हिस्सा है वो रोका रखा गया है। अभी तक पैसे नहीं आ रहे हैं समय पर, इस तरह से महिलाओं के पास जो राशि पहुंचनी चाहिए वो नहीं पहुंच पा रही है। इस तरह से यहां पर अब केंद्र सरकार बुरी तरह घिरती हुई दिख रही है, और झारखंड मुक्ति मोर्चा अभी तक शपथ ग्रहण कार्यक्रम नहीं हुआ, लेकिन उससे पहले ही सरकार में आ चुकी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जो है अभी से सरकार को घेरना बुरी तरह से शुरू कर दिया है। इसको लेकर और क्या कुछ अपडेट है? धन्यवाद अंशिता जी। अंशिता जी, जहां एक और महाराष्ट्र में अभी तक सीएम का फेस तय नहीं किया गया है, वहां अभी भी सीएम के फेस को लेकर खींचतान जारी है, तो वहीं झारखंड में इतनी राजनीतिक उठापटक के बाद अब सब कुछ सेटल होता हुआ दिख रहा है। वहां सीएम का फेस कौन होगा ये तय हो चुका है, शपथ ग्रहण कहां होना है, कब होना है, किस समय होना है, और कौन कौन उसमें अतिथि होंगे, इसके बारे में भी सब कुछ तय किया जा चुका है, सारी फहरिस्त तैयार हो चुकी है। इसी सिलसिले में जैसा कि कल हमने चर्चा की थी कि हेमंत सोरेन इसी को लेकर दिल्ली पहुंचे हुए थे, और उन्होंने सत्ता पक्ष के नेताओं से, खासतौर से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री से, अमित शाह से, और साथ ही साथ नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से, मल्लिकार्जुन खड़गे से, इन सभी से, केसी वेणुगोपाल महासचिव हैं कांग्रेस के, उन सबसे मुलाकात करके उन्हें एक औपचारिक निमंत्रण दिया अपने शपथ ग्रहण समारोह का। तो ये कहा जा रहा है कि कल यानी 28 तारीख को, कल 3 से 4 बजे के बीच ये शपथ ग्रहण का समारोह होगा, और वहां ये जो तमाम विपक्षी दल के नेता हैं वो वहां अपनी एकजुटता, अपनी ताकत दिखाएंगे, और जो जनादेश उन्होंने दिया है झारखंड की जनता ने, उसका धन्यवाद करते हुए कल हेमंत सोरेन चौथी बार शपथ लेंगे सीएम पद की। वहीं अब पीएम को तो आमंत्रण उन्होंने एक फॉर्मल इनविटेशन दिया है उनको और अमित शाह को, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस इनविटेशन को स्वीकार करके कल उनके शपथ ग्रहण में पहुंचेंगे? जाहिर सी बात है, झारखंड की जनता ने और खासतौर से आदिवासियों ने जिस तरीके से खदेड़ा है इस बार एनडीए को, 4 सीटें और कम हो गई इनकी, तो वो मुंह दिखाने के भी लायक नहीं बचे हैं, तो वो झारखंड में अब क्या आएंगे? और वैसे भी इनकी प्रवृत्ति यही रही है कि जहां इनका काम हो जाता है वहां फिर ये झांकने भी नहीं जाते हैं। वैसे ही मणिपुर और संभल इसका अभी हाल ही का उदाहरण, 1.5 साल से तो मणिपुर में हो ही रहा है, संभल भी इसका हालिया उदाहरण है कि जहां काम नहीं होता है वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके जो तमाम साथी संगी हैं वो नहीं जाते हैं। तो इसके साथ ही साथ अंशिता जी, बुलावा के लिए, निमंत्रण देने के लिए केजरीवाल के पास, दिल्ली के पूर्व सीएम, आपके राष्ट्रीय संयोजक, उनके पास भी पहुंचे थे हेमंत सोरेन, और उन्हें भी इन्विटेशन दिया है कि आप शपथ ग्रहण समारोह में आइए। इसे लेकर दोनों ही ने, हेमंत सोरेन ने और केजरीवाल ने, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और इस दौरान दोनों की ही जो पत्नियां रही, जो हमेशा इनके बुरे वक्त में जब ये जेल गए दोनों, इनके साथ खड़ी हुई दिखी, चाहे अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल की हम बात करें, उन्होंने भी मोर्चा संभाला हुआ था उस समय, और कल्पना सोरेन के बारे में तो सब जानते हैं कि इस बार किस तरह से वो ट्रम्प कार्ड बनकर उभरी हैं, और पूरे बीजेपी के उन्होंने छक्के छुड़ा के रख दिए थे। तो वो दोनों भी मौजूद रही प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और एक तरह से केजरीवाल ने ये कहा और सीधे तौर पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। हेमंत सोरेन ने भी यही कहा कि बीजेपी ने चुनाव के दौरान अपनी जीत को सुनिश्चित करने के लिए, क्योंकि साम दाम दंड भेद, ये इनके प्रकार ने किसी भी तरह से बीजेपी कोशिश में थी कि वो चुनाव जीत ले, चुनाव से पहले इन पार्टियों को तोड़ दे। केजरीवाल को भी ऐसे ही आरोपों में जेल भेजा गया, और हेमंत सोरेन को भी जेल भेजने की कोशिश की गई थी, और इसी स्क्रिप्ट को दोबारा झारखंड में भी चलाने की कोशिश की गई थी कि इन दोनों पार्टियों के शीर्ष नेताओं को जेल भेजकर इनकी पार्टियों को अंदर से तोड़ने की कोशिश की जाए, इनके विधायकों को खरीदने की कोशिश की जाए, और इन पार्टियों का अस्तित्व ना बचे। जैसा कि कल ही हमने चर्चा की थी कि जिसके साथ पार्टी गठबंधन करती है बीजेपी, उसको तो चट कर ही जाती है, उस पार्टी को एक तरह से दीमक लग जाता है, लेकिन जो इनके विपक्षी दल होते हैं उनको ये इस तरह से जोड़ तोड़ की राजनीति करके तोड़ने का प्रयास करती है। लेकिन आप देखिए कि विपक्ष जो है वो किस तरह से एकजुट है राहुल गांधी के नेतृत्व में, कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार भी नहीं टूटी, और जेएमएम ने इस बार एक बार फिर से विजयी पताका लहराया है झारखंड में। तो एक तरह से एनडीए की बहुत बड़ी हार है। तो अपडेट यही है कि बहुत बड़ी जीत के बाद झारखंड में कल हेमंत सोरेन का शपथ ग्रहण होने जा रहा है, और इसको लेकर जो है बीजेपी बिल्कुल परेशान नजर आ रही है।
जी बिल्कुल। और ये जो जैसे कि आपने बताया यश, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तो उसकी जो तस्वीर सामने आई उसमें देखा गया कि एक तरफ अरविंद केजरीवाल हैं, दूसरी तरफ हेमंत सोरेन बैठे हैं और बगल बगल में उनकी पत्नियां भी वहां पर मौजूद है। तो ये एक मैसेज भी देने की कोशिश की है कि जिस तरह से हमारी पत्नियों ने हमारा साथ दिया उस मुश्किल दौर में, उस मुश्किल वक्त में जिस तरह से मोर्चा संभाला, तो वो उनको उसी तरह से साथ लेकर भी चल रहे हैं। ये एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की गई है। जब कल्पना सोरेन भी हेमंत सोरेन के साथ दिल्ली पहुंची और वो भी जो है निमंत्रण लेकर ही पहुंची थी, अब ये साफ माना जा रहा है कि जो पूरा इंडिया गठबंधन है, जो एकजुट होकर चुनावी मैदान में उतरा झारखंड के, वो एक साथ फिर से नजर आएगा। यानी यहां सब कुछ ठीक है। सरकार का शपथ ग्रहण कल कार्यक्रम हो जाएगा और उसके बाद सरकार मोर्चा संभालेगी। किस तरह से उन मुद्दों को पूरा करना है, उन वादों को पूरा करना है जिन वादों के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा जो पार्टी है, जो चुनावी मैदान में उतरी और जनता का भरोसा जीता, और जनता ने जो भरोसा कायम, मतलब जनता ने उनके वादों पर जिस तरह से भरोसा जताया, अब उनको पूरा करने का वक्त आ गया है। और अब ये देखने वाली बात होगी कि किस तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा जो जनता के भरोसा है उस पर खरे उतरते हैं। खैर, झारखंड की यहां पर हमने बात की, झारखंड में सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, कल शपथ ग्रहण कार्यक्रम हो जाएगा। लेकिन इसी के साथ ही झारखंड के बगल में जो राज्य है वो जहां पर बिहार में भी अब चुनाव की तैयारियों ने जोर पकड़ लिया है, क्योंकि इस अगले साल की आखिर तक वहां चुनाव हो जाएंगे। हालांकि नीतीश कुमार लगातार ये चाहते हैं कि विधानसभा पहले ही भंग हो जाए, समय से पहले वहां चुनाव हो जाए। वो लगातार बीजेपी आलाकमान से इस चीज को लेकर मुलाकात कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी है कि बार बार चुनावों को टाल रही है। इससे पहले जब खबर आई थी तब ये कि जनवरी फरवरी यानी कि 2024 की शुरुआत में होंगे। फिर ये माना जा रहा था कि लोकसभा चुनावों के साथ होंगे। फिर नीतीश कुमार चाहते थे कि दिल्ली के जो अब आने वाले हैं अगले महीने में, जनवरी फरवरी में, तब हो जाएं। लेकिन इसके लिए भी बीजेपी राजी नहीं है, क्योंकि बीजेपी को इससे नुकसान होता दिखाई दे रहा है, जबकि नीतीश कुमार का मानना है कि जल्दी चुनाव होंगे तो ज्यादा फायदा होगा। खैर, इस पर मंथन अभी चल ही रहा है, लेकिन इस बीच गहमा गहमी देखने को मिल रही है, क्योंकि अभी चल रहा है शीतकालीन सत्र बिहार में, और बिहार के शीतकालीन सत्र में तीसरे दिन जबरदस्त गहमा गहमी देखने को मिली। बहुत ज्यादा गरमाया रहा संसद के अंदर का माहौल। क्या कुछ अपडेट है यश आपके पास? अंशिता जी, देखिए, जैसे ही आप कहेंगी कि जैसे ही झारखंड चुनाव की सरगर्मियां जो हैं अब धीरे धीरे कम होती जा रही हैं, जो वहां पे इतनी उठापटक देखने को मिली, तो अब अगले साल दिल्ली और बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं। तो इसको लेकर जो है चुनावी आहट अब तेज हो चुकी है और विपक्ष ने अभी से सरकार को घेरने की जो कवायद है वो तेज कर दी है। 3 दिन पहले बिहार का विधानसभा सत्र शुरू होता है और इसको लेकर लगातार 3 दिन से जो है विपक्ष का हंगामा, एक विपक्ष का विरोध जारी है। आज बहुत ही दिलचस्प नज़ारा देखने को मिला। आरजेडी के एक विधायक हैं मुकेश रोशन, माफ कीजिएगा, विधानसभा का सत्र शुरू होने से पहले मुकेश रोशन आरजेडी विधायक हैं, ये एंट्री ले रहे थे और इनका नज़ारा ऐसा था, आंखों पर इन्होंने काली पट्टी बांधी थी। हालांकि आमतौर पे देखा जाता है विरोध के लिए काली पट्टी वहां पर बांधी जाती है, पर आंखों पर काली पट्टी बांधकर मुकेश रोशन आरजेडी विधायक दाखिल हो रहे थे विधानसभा में। तो जब पत्रकारों का समूह वहां था, उन्होंने पूछा कि आपने ये काली पट्टी क्यों बांधी है, तो उन्होंने सरकार पर तंज कसते हुए ये कहा कि मैं नीतीश बाबू हूं, मैं सुशासन बाबू हूं, मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। और इसके साथ ही साथ उनके पास एक तख्ती थी अंशिता जी, उस तख्ती में देखिए क्या लिखा था, और सरकार पर सीधे तौर पर उन्होंने हमला बोला, वो पढ़कर सुनाया। उन्होंने क्या लिखा था उस तख्ती में, मैं वो बताता हूं। और सीधे तौर पर इन्होंने जो नीतीश कुमार की सरकार है उस पर निशाना साधते हुए ये कहा कि बिहार में बहार है, गोलियों की बौछार है, अपराधियों की सरकार है, हर दिन हो रहा लूट, हत्या और बलात्कार है। फिर भी कहते हैं कि बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। यानी सीधे तौर पर नीतीश कुमार पर हमला करने का एक बहुत ही ये अनोखा तरीका है। लेकिन ये भले ही इसका व्यंग्य पक्ष हो, लेकिन ये गंभीर पक्ष भी है कि आप डबल इंजन सरकार का दावा करते हैं, आप बिहार में सुशासन का दावा करते हैं, लेकिन सुशासन की हालत क्या है, उसकी असलियत क्या है? आप कोई भी आप अपराध देख लीजिए, वो वहाँ बिहार में रोज़ हो रहा है, रोज़ विपक्ष उस पर पीसी कर रहा है, रोज़ ट्विटर पे लिख रहा है, सोशल मीडिया पर लिख रहा है, वहाँ ग्राउंड रिपोर्टिंग हो रही है, लेकिन बिहार सरकार जो कान नहीं धर रही है उस पर। नीतीश कुमार कई बार विपक्षी सांसदों को मिलने का मौका भी नहीं देते हैं, समय भी नहीं देते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर इनका विपक्षी सांसदों का विरोध रहा। इसके साथ ही साथ एक और दिलचस्प नज़ारा अंशिता जी आज देखने को मिला। आज वक्फ बिल और इसके साथ ही साथ जीविका दीदी मुद्दे पर
विपक्ष जो है सदन के दरवाजे पर विरोध प्रदर्शन कर रहा था। वक्फ बिल को लेकर जो है हाल में ही इस शीतकालीन सत्र में, संसद का जो शीतकालीन सत्र है, लोकसभा में ये बिल पेश होना है। सरकार इस बार इसको पेश करना चाहती है, लेकिन विपक्ष यही मांग कर रहा है कि जो जेपीसी की बैठकें रही हैं उसको एक्सटेंड किया जाए। हमारी और भी कुछ मांगे हैं, कुछ और भी संशोधन है जो वक्फ बिल में होने चाहिए। उसके बाद ये तैयार होगा और तब हमारी भी सहमति होगी कि आप इसे पटल पर पेश कर सकें। तो ये जो केंद्र सरकार जो बिल पेश करना चाहती है और राहुल गांधी की अगुवाई में जो इसका विरोध प्रदर्शन चल रहा है, कहीं ना कहीं इसका विरोध यहाँ भी चल रहा है। और तेजस्वी यादव की अगुवाई में, राबड़ी देवी की अगुवाई में आज इसका विरोध प्रदर्शन हुआ और कहा गया कि विपक्ष ये जो वक्फ बिल है, वक्फ संशोधन बिल, इसको फौरन ही वापस लिया जाए क्योंकि अभी तैयार नहीं है पटल पर रखने के लिए। अच्छा, इसके साथ ही साथ जीविका दीदी एक मुद्दा है। जीविका दीदी एक स्व सहायता समूह है महिलाओं का, उनकी भी अपनी मांगे हैं, उसको लेकर भी विपक्षी सांसदों के साथ खासतौर से माले विधायकों ने आज विरोध प्रदर्शन किया। उनकी जो 3 मांगे हैं वो आपको मैं बताता हूं। इसके साथ ही साथ विपक्ष ने एक दोहरे रवैये का आरोप लगाया है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। और इसमें एक दिलचस्प नज़ारा ये देखने को मिला कि जब ये विरोध प्रदर्शन जारी था, उसी समय नीतीश कुमार की एंट्री होती है और वो सदन के अंदर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन विरोध प्रदर्शन चलता देख उनको पीछे दरवाजे से दाखिल होना पड़ता है। यानी आप राज्य के मुखिया हैं, लेकिन आप सीधे दरवाजे से एंट्री कर भी नहीं सकते क्योंकि वहां आपके विरोध में जो है विपक्षी सांसद बैठे हुए हैं, लगातार अपनी मांगे कर रहे हैं। तो एक तरह से मुंह छुपाकर नीतीश कुमार को पीछे के दरवाजे से एंट्री लेनी पड़ी सदन में। और जीविका दीदी की हम बात कर रहे थे, 2 मुद्दों पर आज विपक्ष ने विरोध प्रदर्शन किया। एक तो वक्फ बिल को वापस लेने के मुद्दे पर और दूसरा जीविका दीदी। ये महिलाओं का जो स्व सहायता समूह है, इनकी देखिए अंशिता जी 3 मांगे हैं। पहला तो इनका जो मानदेय है, जो इनको मासिक भत्ता मिलता है, वेतन मिलता है, वो 25,000 कर दिया जाए, ये इनकी पहली मांग है। दूसरा है कि इन्होंने कर्ज भी लिया हुआ है अपने कामों के लिए, जो भी लघु उद्योग या जो भी स्थापित करना चाहती हैं, छोटे मोटे काम चलाना चाहती हैं, उसके लिए इन्होंने सरकार से लोन लिया हुआ है। तो 5 साल पुराना जो भी लोन है वो माफ़ कर दिया जाए, ये भी इनकी एक मांग है, दूसरी मांग। और इनकी जो फाइनल मांग है कि इनकी जो मानदेय भुगतान है उस पर रोक लगी हुई है, वो सरकार हटा दे ताकि जो पैसे आ रहे हैं वो सुचारू रूप से, सुगम रूप से इन तक पहुँचें। तो ये इनकी 3 मांगे हैं। लेकिन आप देखिए, ये महिलाएं आंदोलनरत हैं, सरकार से मांग करें कि 25,000 का मानदेय बढ़ा दें और सरकार उस पर अभी तक कोई फैसला नहीं ले पाई है। लेकिन दूसरी ओर आप देखेंगी कि एक नियमावली होती है जिसमें विधायकों का वेतन, विधायकों का भत्ता, विधायकों की जो सुविधाएं हैं वो कितना है, उस पर वो उसमें निर्धारित रहता है और उसमें आप संशोधन करके सभी की सहमति से उसको बढ़ा सकते हैं। तो कहा यह जा रहा है कि बिहार विधानसभा में सदस्यों के वेतन भत्ता आदि सुविधाओं से जुड़ी नियमावली में संशोधन किया जाएगा, यानी विधायकों को जो भत्ता मिलता है, विधायकों को जो तनख्वाह मिलती है, उसमें इजाफा किया जाएगा। और इसमें कोई शक नहीं अंशिता जी कि कौन विधायक इस पर आपत्ति जताएगा कि उसको मिल रही सुविधाएं हैं, तो वो सभी के सभी मेज थपथपाएंगे और इस बिल को पास करेंगे और इसमें संशोधन होगा और उनकी वेतन भत्ते सुविधाएं सब में इजाफा होगा। यानी एक तरफ बाहर महिलाएं बैठी हुई हैं, अपने भत्ते में इजाफे की मांग कर रही हैं, उस पर आप कोई संज्ञान नहीं ले रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर आप अपने विधायकों का जो भत्ता है, जो सुविधाएं हैं, उसको बढ़ाने का काम करेंगे आज। तो एक तरह से ये जो एनडीए की सरकार बनी है, इसको डबल इंजन कहती है, एक तरह से डीरेल होती हुई दिख रही है अपने ही वादों से कि आप महिलाओं को, अपनी जनता को आप उनकी सुविधाएं जो है, मूलभूत सुविधाएं, वो तक मुहैया नहीं करवा पा रहे हैं। वहीं आप एक तरह से अपने ही विधायकों का विकास करने में लगे हुए हैं। जी, तो यहाँ पर जैसे कि आपने बताया, बहुत सारे मुद्दे हैं। बिहार में अब चुनाव की तैयारियों ने जोर पकड़ लिया, हालांकि अभी समय है, लेकिन अभी से ही माहौल गरमाया हुआ है और उसकी जो शुरुआत है वो शीतकालीन सत्र जो अभी चल रहा है उससे ही हो गई है। तमाम मुद्दे विपक्ष के हाथ में है जिन्हें वो एक के बाद एक करके उठा रहा है। और जो अभी विधायकों के जो मानदेय बढ़ाने वाली जो बात यहाँ पर निकल कर आई है, ये एक गंभीर मुद्दा है। इससे ये साफ है कि एक बार फिर डबल इंजन सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या इसलिए बीजेपी चाहती है कि हर राज्य में डबल इंजन की सरकार आए? क्या इसलिए चाहती है बीजेपी की डबल इंजन की सरकार आए? ये सवाल इसलिए दो बार है क्योंकि एक तरफ तो इसलिए कि जंगल राज जो बीजेपी अभी जब तक एनडीए वहां सत्ता में नहीं थी, यानी आपको याद होगा जब नीतीश कुमार ने आरजेडी से रिश्ता जोड़ लिया था, बीजेपी से रिश्ता तोड़ लिया था, तब वहां महागठबंधन की सरकार आई थी। उस समय ये ही बीजेपी के नेता वहां पर जंगल राज के नारे लगाते थे। कोई भी घटना वहां घटती थी
तो प्रदर्शन करने पहुंच जाते थे, लेकिन आज वहां एक के बाद एक कई घटनाएं हो रही हैं। जब से एनडीए की सरकार वापस आई है बिहार में, जब से एक बार फिर नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ हाथ मिलाया है, तब से जंगल राज शब्द जैसे गायब हो गया है। अब बीजेपी का कोई भी नेता किसी भी मुद्दे पर जंगल राज की बात नहीं करता है। तो एक सवाल इसलिए ये कि क्या इसलिए बीजेपी चाहती कि डबल इंजन की सरकार आए जिससे उसके राज्य में कुछ भी होता रहे लेकिन उस पर सवाल ना उठे। वहीं दूसरी बात ये कि वो अपनी मर्जी से काम करती रहे, उस पर कोई प्रश्नवाचक चिन्ह लगाने वाला ना हो, कोई उससे सवाल पूछने वाला ना हो कि ये क्यों हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, ये किस लिए हो रहा है। क्या यही बड़ी बड़ी वजहें हैं जो बीजेपी चाहती है कि डबल इंजन की सरकार आए? क्योंकि ये जो शीतकालीन सत्र में जो विपक्ष सवाल उठा रहा है, जो मुद्दे उठा रहा है, वो तो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि डबल इंजन सरकार की आड़ में बीजेपी और एनडीए के तमाम दल सिर्फ अपनी मनमर्जी कर रहे हैं, सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, जनता से इनका कोई लेना देना नहीं है। इसके अलावा अभी जो खबर आ रही है वो ये कि जो शीतकालीन सत्र चल रहा है वो 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। मतलब जिस तरह से विपक्ष अपनी बात उठा रहा है, जिस तरह से मुद्दे उठा रहा है, उन्हें सुना भी नहीं जा रहा है। उनको आवाज को दबाने के लिए इस तरह के हथकंडे भी यहां पर अपनाए जा रहे हैं। तो यहां पर लगातार ये देखने को मिल रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज तीसरा दिन था और तीसरे दिन भी बहुत ज्यादा गहमा गहमी देखने को मिली। इसी तरह एक दिन पहले यानी कि दूसरे दिन भी स्थितियां ऐसी ही रही थी। क्या कुछ जानकारी देना चाहेंगे आप यश? अंशिता जी, कल दूसरे दिन क्या कुछ हुआ इस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन 2 जानकारियां आज जो तीसरा दिन रहा इसको लेकर सामने आ रही हैं। ऐसा लग रहा है अंशिता जी कि जिस स्क्रिप्ट पर लोकसभा और राज्यसभा में काम कर रही है केंद्र सरकार, वही स्क्रिप्ट अब नीतीश कुमार को भी मोदी जी ने भेज दी है और उसी स्क्रिप्ट पर बिहार विधानसभा भी संचालित हो रही है। आज जब विपक्ष ने हंगामा किया, विपक्ष ने विरोध जताया और सरकार की जो नीतियां थी उसके खिलाफ उन्होंने बात की, वक्फ बिल हो, जहरीली शराब का मुद्दा हो और ये दीदियों का जीविका दीदियों का मुद्दा हो, तमाम मुद्दों पर जब विपक्ष विरोध दर्ज करा रहा था तो इसको देखकर सभापति ने 2 बजे तक जो है सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी थी। यानी आप देख रही हैं जब से शीतकालीन सत्र शुरू हुआ है लोकसभा का, एक भी दिन कोई ऐसा सुचारू रूप से कार्यवाही नहीं हुई, स्थगित किया गया, कल कार्यवाही नहीं हुई सदन की। आज सदन शुरू हुआ, शुरू होते ही जब विपक्ष ने विरोध जताया अडानी के मुद्दे पर, तो फिर से उसे कल के लिए 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। उसी तर्ज पर बिहार विधानसभा भी काम करती हुई दिख रही है। अच्छा, इसके साथ ही साथ एक और जानकारी मैं देना चाहूंगा कि आज जब स्थगन हो गया उसके बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बाहर आए, पूर्व सीएम राबड़ी देवी बाहर आई और इन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए नीतीश कुमार की सरकार पर निशाना साधा। तेजस्वी ने जब जहां वक्फ बिल पर अपनी बात रखी तो राबड़ी देवी ने ओवरऑल जो बिहार सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, जो जंगल राज स्थापित हो गया है जैसा विपक्ष कहता है, तो उसको लेकर उन्होंने बात की। इन दोनों ने क्या कहा इस पर हम बात करते हैं और उसके बाद फिर हम चर्चा करेंगे कि दूसरे दिन क्या कुछ हुआ बिहार विधानसभा में। तो तेजस्वी यादव पूर्व डिप्टी सीएम है, नेता प्रतिपक्ष हैं, इन्होंने आकर मीडिया को संबोधित करते हुए कहा, इनके साथ तेज प्रताप यादव भी मौजूद रहे। इनका कहना है कि वक्फ बोर्ड का जो बिल लाया गया है वो पूरी तरह से असंवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इसका विरोध हमने संसद में भी किया, विधानसभा में भी कर रहे हैं और सड़कों पर भी करेंगे। किसी भी हालत में हम इस बिल को पास नहीं होने देंगे, यानी सड़क से लेकर संसद तक हम इस लड़ाई को लेकर जाएंगे। और वक्फ बिल जो है जब तक विपक्षी सांसदों की भी उसमें सहमति नहीं हो जाती, हमारे अनुसार भी उसमें संशोधन नहीं हो जाता और जेपीसी की जो मीटिंग है उसमें एक्सटेंशन नहीं मिलता, तब तक हम इसे पास होने नहीं देंगे। ये कहना है तेजस्वी यादव का। वहीं राबड़ी देवी जो है पूर्व सीएम रही हैं, इनका ये कहना है, देखिए आप बिहार में किस तरह के घटनाक्रम, किस तरह की खबरें रोज आती हैं क्राइम की, उसको लेकर राबड़ी देवी ने ये कहा है कि बिहार में हर जगह लूट, हत्या, रेप, अपहरण हो रहा है। कोई ऐसी घटना नहीं है जो बिहार में नहीं हो रही हो। विकास का कोई काम नहीं हो रहा है, कई पुल गिर गए, उद्घाटन हुए बिना ही पुल गिर जाते हैं, रोज अपराध हो रहा है, उसे बंद किया जाना चाहिए। हम विपक्ष हैं, हमारा काम है ये सब होने से रोका जाए। तो एक विपक्ष के नेता होने के नाते और एक पूर्व सीएम होने के नाते जो ये अपनी जिम्मेदारी है वो तो निभाते हुए दिख ही रहे हैं। हाल ही में हमने पिछले दिनों एक सीरीज देखी थी बिहार से, कोई भी दिन ऐसी नहीं थी जहां हम बिहार से किसी पुल गिरने की खबर नहीं दिखाते थे अंशिता जी। आए दिन कोई ना कोई पुल जो है वो गिरता हुआ दिखाई देता था। और दिलचस्प आंकड़ा ये था, दिलचस्प जानकारी ये थी कि जो तमाम पुल गिर रहे थे इसके बारे में जब जानकारी जुटाई गई, जब पड़ताल की गई, तो यही चीज़ सामने निकल कर आती थी कि इसमें से तमाम पुल जो हैं, अधिकांश पुल 2014 के बाद बनाए गए थे। और इसलिए सीधे तौर पर मोदी सरकार के जो निर्माण कार्य हैं और जो उनके विकास के दावे हैं वो सब खोखले साबित होते हुए दिखाई दिए। साथ ही साथ क्राइम की तो बात राबड़ी देवी ने तो की ही। तो ये आज का घटनाक्रम रहा अंशिता जी। लेकिन अब दूसरे दिन की बात करें तो यानी कल
कल बहुत कुछ हुआ वहाँ विधानसभा में, जैसे आज वक्फ बिल पर और जीविका दीदी पर मुद्दा उठाया तेजस्वी यादव ने। कल दूसरे दिन मंगलवार को आरक्षण और जहरीली शराब के मुद्दे पर तेजस्वी यादव यानी पूर्व डिप्टी सीएम और वर्तमान डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी आमने सामने नजर आए विधानसभा में। इन्होंने ये पूछा तेजस्वी यादव ने कि बिहार में तो शराबबंदी लागू है, तो फिर आप ये बताइए कि यहाँ पे जहरीली शराब जो बिक रही है वो तो बिक ही रही है, लोग उससे हताहत हो रहे हैं, लोगों की जानें जा रही हैं। आप ये बताइए कि ब्रांडेड शराबें, जी आप कोई भी ब्रांड का नाम लें, उस ब्रांड की शराब यहाँ मिल रही है, ये कैसे संभव है? अगर आपने शराबबंदी लागू की है तो फिर ये आपके अधिकार क्षेत्र में आता है कि आप शराबबंदी पूर्ण रूप से लागू रहने दें। तो ये लूप होल कहाँ से आ रहा है? क्या सरकार ने ही इसमें लूप होल निकाला हुआ है ताकि वो अपने लोगों को कम से कम शराब मुहैया करवा सके? और इसमें सवाल ये भी पूछा गया अंशिता जी कि जो बिचौलिए हैं, जो शराब ब्रांडेड लेके आ रहे हैं, उन पर दिखावे के लिए कार्रवाई की जाती है ताकि जनता के बीच में ये मैसेज जाए कि विपक्ष या और भी कोई तमाम जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं से ब्रांडेड शराब अवैधानिक रूप से लेके आ रहे हैं और सरकार देखिए बिचौलियों को पकड़कर उन्हें जेल में डालकर कार्रवाई कर रही है। लेकिन इनका ये कहना है कि जो बड़ी मछलियां हैं, ये शब्द था तेजस्वी यादव के, जो बड़े लोग हैं, बड़ी मछलियां हैं, उन पर कब लगाम कसी जाएगी, क्योंकि उन्हीं के दिशा निर्देशों पर, उन्हीं के इशारों पर ये सब कुछ हो रहा है। तो सरकार दिखावे के लिए शराबबंदी का दिखावा कर रही है, बिचौलियों को पकड़ के जेल में डाल रही है, लेकिन इसके पीछे जो मेगा प्लेयर्स हैं, जो ओरिजिनल, जो इसके पीछे पर्दे के पीछे जो काम कर रहे हैं, उन पर कोई नकेल नहीं कस रही है, ये तेजस्वी यादव का कहना था। इसके साथ ही साथ अंशिता जी, आरक्षण का मुद्दा जो था उसको लेकर भी सम्राट चौधरी के बीच में और इनके बीच में एक तरह से तलवार खींची हुई नजर आई कि इनका यह कहना था तेजस्वी यादव का कि जब हमारी सरकार थी, यानी आरजेडी और जदयू की जब सरकार थी, तो इन्होंने 65% आरक्षण राज्य में लागू कर दिया था। लेकिन इनका यह आरोप है कि जो बीजेपी है उसको वो समझ गई कि इससे जो है हमें फ़ायदा मिलेगा और उसे रुकवाने के लिए वो तुरंत हाई कोर्ट का रुख कर गई और उन्होंने ये जो हम लोगों को फ़ायदा दे रहे थे 65% आरक्षण का, उसे रोकने के लिए वो हाई कोर्ट पहुंच गई और इस कानून को, इस आरक्षण को उन्होंने रुकवा दिया, लोगों को लाभान्वित नहीं होने दिया। तो ये आरोप लगाया है तेजस्वी यादव ने। ये बिल्कुल वैसा ही है कि जो भी जन सरोकार के काम अगर करते हैं तो उसको रोकवाने के लिए बीजेपी सीधा PIL दाखिल करेगी, हाई कोर्ट पहुँच जाएगी और चाहेगी कि ये जो मुद्दे हैं इससे लोग लाभान्वित ना हो। तो ये 2-3 ऐसे मुद्दे रहे और इसमें देखिए जो नोकझोंक हुई सम्राट चौधरी और तेजस्वी यादव के बीच में, उसका हम एक छोटा सा आपको बता देते हैं वाकया कि क्या हुआ। कि सम्राट चौधरी तेजस्वी यादव ने ये कहा कि 65% आरक्षण था RJD JDU के समय में, लेकिन बीजेपी ने कोर्ट जाकर इसे बंद करवा दिया, ये आरोप लगाया तेजस्वी यादव ने। तो सम्राट चौधरी ने जवाब में ये कहा अंशिता जी कि आप क्या कह रहे हैं कि आपकी सरकार ने 65% आरक्षण लागू करवाया था? नहीं, आपकी सरकार नहीं थी, वो नीतीश कुमार की सरकार थी, ये कहा है उन्होंने। यानी कि नीतीश तब भी सीएम थे, आज भी सीएम है, तो उनकी सरकार ने लागू किया था, आप तो आते जाते रहते हैं, आप तो अब सरकार से बेदखल हो गए हैं, ये कहा है उन्होंने। लेकिन अब देखिए तेजस्वी यादव का पलटवार देखिए कि अभी जैसे आप हैं सम्राट जी, वैसे ही कभी हम भी हुआ करते थे। यानी इन्होंने एक तरह से नीतीश कुमार की जो प्रवृत्ति है वो बता दी है कि कभी हमको नीतीश कुमार ने अपने साथ रखा था, तो फिलहाल के लिए आपको रखा हुआ, आप ये ना समझे कि आप परमानेंट डिप्टी सीएम या परमानेंट साथी हो गए हैं नीतीश कुमार के। एक तरह से संकेत भी दे दिया कि ये सब बदल भी सकता है। जी बिल्कुल, उन्होंने बता दिया कि बिहार चुनाव की जो आहट है वो तेज हो चुकी है, अब ज्यादा समय नहीं बचा। अब देखिएगा अभी से तैयारियां शुरू हो गई है, विपक्ष तो घेर ही रहा है सदन में, सदन ये शीतकालीन सत्र समाप्त होगा तो विपक्ष तो सड़कों पे उतरेगा, PCs करेगा और वहां सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। तो विपक्ष तो कोई मुद्दा छोड़ने वाला है नहीं और आप देखेंगे 2025 की शुरुआत से ही जो बिहार में विपक्ष है वो सीधे तौर पर नीतीश कुमार को, NDA की सरकार को घेरने का काम करता रहेगा। तो यही इन्होंने कहा है, आगाह किया है, सचेत किया है कि भाई हम नीतीश कुमार को बचपन से देखे हुए हैं, जानते हैं, इनकी प्रवृत्ति जानते हैं। इवन तेजस्वी यादव के पिता लालू यादव को भी बड़ा अनुभव रहा है नीतीश कुमार के साथ। तो ये बता रहे हैं कि हम बखूबी जानते हैं नीतीश कुमार की प्रवृत्ति क्या है और वो कभी भी पलटी मार सकते हैं, ये हम इसके भुक्त भोग ही रहे हैं। तो सम्राट चौधरी निश्चिंत ना हो, इतने आराम से ना रहें कि हम ही अब डिप्टी सीएम और हमारे साथ ही नीतीश कुमार ने हाथ मिलाया है तो हमारे ही साथ रहेंगे। भले ही नीतीश कुमार कहते हुए सुनाई दिए थे कि अब हम कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन ये राजनीति है और ये नीतीश कुमार है जहां कुछ भी हो सकता है। जी बिल्कुल, यहाँ पर ये साफ है कि अब जब बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोर पकड़ेगी तो ये मुद्दे, जिसमें से बड़ा मुद्दा आरक्षण रहेगा, जातिगत जनगणना रहेगा और इसके अलावा तीसरा मुद्दा रहेगा जहरीली शराब, जो ये मुद्दे अभी से आड़ दिख रही है। जो शीतकालीन सत्र में जिन मुद्दों पर NDA सरकार, नीतीश सरकार घिर रही है, उन्हीं मुद्दों को आगे लेकर आएगा विपक्ष और इन्हीं मुद्दों पर घेरेगा। और ये देखने वाली बात होगी कि किस तरह से विपक्ष इन मुद्दों पर
माहौल को गरमाता है, किस तरह से इन मुद्दों को भुनाता है और उसका क्या नतीजा आता है। खैर अभी वक्त है, लेकिन अभी से जिस तरह से तैयारियां विपक्ष की तरफ से की जा रही हैं उसने फिलहाल अभी अगर शीतकालीन सत्र की बात करें तो एनडीए सरकार के पसीने छुड़ा दिए हैं और यही एक वजह है कि सत्र को उस तरह से नहीं चलने दिया जा रहा है जिस तरह से वो चलना चाहिए। और ये आज भी देखने को मिला जब सत्र को स्थगित कर दिया गया, यानी विपक्ष जब जब अपनी बात रखता है, जब जब मुद्दे को उठाता है, जब जब सरकार से जवाब मांगता है, तब तब सत्र को जो है स्थगित कर दिया जाता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका यश, इतनी तमाम जानकारी मुझे और मेरे दर्शकों को देने के लिए। इसी के साथ देखते रहिए डीवी लाइव बिहार झारखंड और मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।